हमारे पार्टी के महामंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्मानीय राम माधव जी, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और हमारे असम सरकार में मंत्री और नेडा के चेयरमैन भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे वर्तमान जनरल सेक्रेटरी फणींद्र नाथ शर्मा जी जो संगठन का काम देख रहे हैं, श्री रमन डेका जी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, श्री नारायण चंद्र बरकटाटी जी, अजय जमवाल जी हमारे संगठन मंत्री, श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी असम सरकार में मंत्री, राजेंद्र गोहेन जी जो हमारे पूर्व मंत्री रहे, हम सब के बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय हम सब की बड़ी दीदी श्रीमती विजय चक्रवर्ती जी, रंजीत दत्ता जी, चंद्रमोहन पटवारी जी, परिमल जी, मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र आए असम के 25,000 बूथ के सभी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता बंधु, आप सबकी संख्या जो आज यहां 12 बजे मैदान में एकत्र हुई है, यह बता रही है कि असम की जनता ने जो काम असम की सरकार ने किया है उसको शाबाशी देने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तो शक्तिपीठ कामाख्या देवी जी का हृदय से नमन करता हूं, क्योंकि उनकी शक्ति से नहीं सिर्फ असम, नहीं सिर्फ अखम, बल्कि सारे देश में भक्ति भावना की जागृति होती है। ऐसी शक्तिपीठ में कामाख्या देवी जी को हम नमन करते हैं। मैं महान विभूति संत श्रीमंत शंकरदेव जी, अनजान फकीर जी, हमारे माधव देव जी को नमन करता हूं जो इस पावन धरती से संबंध रखते हैं। हम जब यहां आसाम में आए हैं तो हम भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली जी को नहीं भूल सकते। हम भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका जी को नहीं भूल सकते, जिन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुए असम को, अहम को देश के साथ जोड़ने में जो काम किया है, उनको हम नमन करते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, यहां पार्टी के सदस्य, बूथ के सदस्य सब लोग आए हुए हैं। मैं कुछ विषय आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। देश में लगभग 2300 राजनीतिक दल हैं, जिसमें से 54 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो क्षेत्रीय हैं और जिनको इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉग्निशन दिया हुआ है, उनको उन्हें मान्यता प्राप्त है। और 7 ऐसे राष्ट्रीय पार्टी हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सारी 54 की 54 राजनीतिक दल, ये राजनीतिक दल पारिवारिक दल बन चुके हैं। कोई भी दल वैचारिक दल नहीं है। All regional parties have become dynastic parties. This we have to understand. और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो सभी दल पारिवारिक दल बन चुके हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, जो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी खड़ी है। यह हमको समझना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि विचारों के साथ भारत की सेवा करना,
एक दृष्टि लेकर चलना, एक विचार लेकर चलना और उस विचार को धरती पर उतारते हुए मां भारती की सेवा करते हुए देश का तकदीर बदलना, तस्वीर बदलना, यह काम अगर किसी ने पकड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा है। मैं कई बार अपने लोगों को कहता हूं कि आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाय आइडियोलॉजी बने हो, बाय चॉइस बने हो, बाय एक्सीडेंट बने हो या बाय सर्कमस्टांसेस बने हो, किसी भी हालत में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं तो आपको ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली अगर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके साथ आप सहयोग में खड़े हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक बदलाव आ रहा है। जो 70 साल से फैसले नहीं हुए थे, वो 70 साल से फैसले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले करके एक विषय को सामने रखा है कि देश को चलाना हो तो मजबूती से चलाना पड़ता है और मजबूत इरादे के साथ चलाना पड़ता है। यह धारा 370 का नारा हम लोग नारा लगाया करते थे बचपन में, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते थे तो हम ये नारा लगाते थे कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और दूसरा नारा लगाया करते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में अपना विधान था, अपना संविधान था, निशान भी दो थे। एक जम्मू कश्मीर का निशान था और एक भारत का तिरंगा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपने 303 एमपी चुन करके दिल्ली मई महीने में भेजे तो अगस्त महीने में नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की सूत्रधार होने के नाते धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हम आपको बताना चाहते हैं। और आपके यहां कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि तुमने कभी कश्मीर देखा है, वहां कुछ अगर धारा 370 समाप्त हो गई तो तुम्हारा क्या हुआ। हमारे कांग्रेसी मित्र बोलते हैं कि धारा 370 से क्या अंतर पड़ता है। मैं असम की जनता को बताना चाहता हूं कि जितनी खुशी आपने धारा 370 समाप्त होने की है, उससे ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों ने मनाई है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देयर वाज नो ट्राइबल सीट फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन जम्मू कश्मीर। सारे का सारा लद्दाख, कारगिल, जंस्कार ये ट्राइबल है, लेकिन लोकसभा में ट्राइबल रिजर्व सीट नहीं थी। हमारे पुंछ में रहने वाले गुर्जर और बकरवाल जो मुसलमान हैं, जो भारत मां की रक्षा कर रहे हैं, वो भारत के फौज के साथ मिलकर बॉर्डर की रक्षा करते हैं, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ट्राइबल सीट का रिजर्वेशन नहीं था। आज धारा 370 समाप्त हुई है। अब इसके बाद डिलिमिटेशन होगा और पहली बार ट्राइबल सीट पर कोई लोकसभा में पहुंचेगा और ट्राइबल सीट पर कोई विधानसभा जम्मू कश्मीर में पहुंचेगा। यह परिस्थिति आएगी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वहां जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन के तहत सफाई कर्मचारी का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी लग सकता था, वो कोई और नौकरी नहीं कर सकता था। लेकिन आज धारा 370 समाप्त होने के बाद अब सफाई कर्मचारी का बेटा भी जम्मू कश्मीर में जुडिशियल सर्विस में भी जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जाएगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगता था।
भारत के 106 कानून नहीं लगते थे। धारा 370 समाप्त होने के बाद अब 106 कानून भारत के लगेंगे और धारा 370 लगने के कारण प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगेगा। और जिन नेताओं ने वहां हलवा मांडा पिछले 70 साल खाया है, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा और उनके खिलाफ दंड भी दिया जाएगा। वो जेल में होंगे या बेल पर होंगे, यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। यह परिवर्तन जम्मू कश्मीर के कारण 370 में हुआ है। अगर मैं बात करूं सीएए की, तो मुझे पता चला है कि असम में हमारे कांग्रेस मित्र, जिनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, वो उस मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो लोग भारत में आ चुके हैं और 2014 के 31 दिसंबर के पहले लोग कहते हैं कि अब करोड़ों लोग आ जाएंगे, आएंगे नहीं, वो आ गए हैं और वो रह रहे हैं और वो प्रताड़ित हैं, धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं। उनको मोदी जी ने भारत की नागरिकता प्रदान की है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब नागरिकता प्रदान की है, किन लोगों को की है, मैं सुनाना चाहूंगा। मेरे पास एक डॉक्टर आया इंदौर में, कहता, नड्डा साहब, मैं पाकिस्तान में डॉक्टर था, मैंने पाकिस्तान की डिग्री ली है। मेरी बहन को मेरे सामने कुछ फिरका परस्तों ने आकर के उसको जबरदस्ती उठा करके ले गए और उसकी उम्र से दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ उसकी शादी रचा दी और उसको कहा कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया जाएगा। मैं पुलिस में गया, पुलिस ने कहा क्योंकि तुम हिंदू हो और पाकिस्तान में इस्लामिक राज्य है, इसलिए मैं तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं करता हूं। बड़े मुश्किल से 15 दिन लगाकर अपनी बहन को छुड़ाकर रातों रात वो वहां से भागता हुआ भारत में आया, इंदौर में आया और उसने अपनी व्यथा मेरे को सुनाई। कहने लगा, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुझे डॉक्टरी करने की इजाजत दे दीजिए, मेरी 54 साल उम्र हो गई, अब मैं डॉक्टरी कहां करूंगा। और उसको कहा गया भारत के नियम ऐसे थे कि वो डॉक्टरी कर नहीं सकता था। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं चाहता था कि वो डॉक्टरी करे, वो पेशेंट देखे, लेकिन कानून इजाजत नहीं देता था। अब जब ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो अब वो भारत में रह करके इज्जत की जिंदगी भी जिएगा, उसकी बहन भी इज्जत से जिएगी और उसको डॉक्टरी करने का अधिकार भी मिलेगा। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, ये हमको समझना चाहिए। लाखों लोगों को रातों रात अपनी जमीन, अपना भाई, अपना परिवार, सबकी इज्जत बचाने के लिए दौड़ना पड़ा, यहां आना पड़ा। अफगानिस्तान में 50,000 सिख परिवार थे, 50,000। मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, रॉयटर कहता है कि टुडे ओनली 2,000 फैमिलीज ऑफ सिख्स आर देयर इन अफगानिस्तान। कहां चले गए वो लोग, कहां चले गए। पाकिस्तान में हिंदुओं की, बौद्ध की, जैन की, सिख की, पारसी की, ईसाई की संख्या 23% थी। आज पाकिस्तान में हिंदू की, बौद्ध की, सिख की, ईसाई की जनसंख्या घट करके 3% रह गई। कहां चले गए 20% लोग, कहां चले गए। क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया, क्या उनको भगा दिया गया, क्या वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए भारत आए। दुनिया जानना चाहती है। बांग्लादेश में हिंदू की, बौद्ध की, सिख की, ईसाई की संख्या 23% थी, आज घट करके 7% हो गई। कहां चले गए वो लोग, कहां चले गए। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया और अमित शाह जी उसके सूत्रधार बने कि जो लोग भारत में आ गए हैं वो जाएंगे कहां, उनका घर भारत है, उनको हम इज्जत के साथ जीने का इंतजाम करेंगे और उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है। आप बताइए, इस फैसले के कारण बेचारे शिक्षा नहीं ले सकते थे, मकान नहीं खरीद सकते थे। लेकिन हां, मैं यहां जब आसाम में आया हूं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि यह भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है।
ये अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रही है। अगर सीएए इंप्लीमेंट हो रहा है तो यह भी ध्यान में रखिए कि अहम अकॉर्ड का जो 1985 में हस्ताक्षर हुआ है उसका क्लॉज 6 भी लेटर और स्पिरिट में उसको तामील की जाएगी। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है संस्कृति क्या होती है, मुझे मालूम है कल्चर क्या होता है, मुझे मालूम है भाषा क्या होती है, और मुझे मालूम है कि भाषा के प्रति लगाव क्या चीज होती है। असम की संस्कृति की रक्षा करना यह हमारी जिम्मेवारी है, यह भारत मां की जिम्मेवारी है जिसको हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं कई बार कांग्रेसी नेताओं पर ये घड़ियाली आंसू जो बहाते हैं, घड़ियाल के आंसू, मैं तो इनको पोछने पर, इनके आंसू पोछने में भी शर्म लगती है मुझे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, तुम 10 साल सरकार में रहे, तुम प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तुम्हारा बेटा पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण नहीं देता, नारे लगाता है। ही डज नॉट स्पीक। उसको आपने यहां पर विचार रखने के लिए भेजा है ना, वो वहां विचार नहीं रखता, नारे लगाता है, वेल में कूदता है। मैं ऐसे नेतृत्व की और ऐसे पार्टी के इनकी बुद्धिमत्ता पर तरस खाता हूं। आई फील पिटी ऑन देयर मेंटल एबिलिटी। इनके मानसिक सोच पर मैं तरस खाता हूं। 1985 में तुम्हारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी हस्ताक्षर करें और तुम 2014 तक सोए रहो, और तुम 2017 तक सोए रहो, और तुम्हारी नींद जगाने के लिए सर्बानंद सोनोवाल को और हेमंत बिस्वा शर्मा को और रंजीत दास को आना पड़ता है। यह है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वो करके दिखाएगी। यह हम आपको बताना चाहते हैं। अब तुम्हारी नींद टूट गई है। नींद नहीं टूटी है, कुर्सी खिसक गई है, इसलिए तकलीफ हो गई है। तरह तरह के, मैं यहां से खुले मन से राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं, 10 लाइन तुम सीएए पर बोल करके दिखाओ, 10 लाइन्स, और 2 लाइनों में उस सीए में तुमको किस बात का विरोध है वो भी बताओ। जिसको जानकारी नहीं, पासपोर्ट मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा। अरे भैया, किसकी बात कर रहे हो? यह नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। लेकिन आपकी नीयत में खोट है। आप राष्ट्रभक्ति से प्रेरित नहीं हैं, आप राजनीति से प्रेरित हैं। आपको देश नहीं दिखाई देता, आपको वोट बैंक दिखाई देता है। यह हमको समझना चाहिए। आपके लिए वोट देश से ऊपर हो गया है, और हमारे लिए वोट देश वोट से ऊपर है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमने देश को आगे रखा है। हर चीज को तुम वोट की राजनीति से देख रहे हो। हर कांग्रेस का नेता खड़ा होता है, वही रट्टा लगाता है, क्या बोलता है, ये मांगा जाएगा, वो मांगा जाएगा, तुमसे वो मांगा जाएगा। गरीब आदमी कहां से लाएगा? मैं कांग्रेस नेताओं को चैलेंज करता हूं, तुमने कोई भी जो ये विस्थापित लोगों के कैंप है उसमें जाकर के उनकी तस्वीर देखी है? बेचारे 5 साल का बच्चा आया था, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही है, 18 साल का हो गया। बेचारा 5 साल की बिटिया आई थी, आज वो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है, वो नहीं कर पा रही है। एक मकान नहीं बना पा रहे हैं, और रह रहे हमारे देश में हैं। और क्या बोलते हैं, इतने करोड़ आ जाएंगे। आ नहीं जाएंगे, बसे हुए हैं। आपके टाइम के आकर के बसे हुए हैं, आपके टाइम के। और महात्मा गांधी ने कहा था कि जिन लोगों को पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रहने की स्थिति नहीं है, वो भारत में आए और भारत सरकार उनका इंतजाम करे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिन लोगों को पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको रिलीफ फंड देना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। मनमोहन सिंह ने कहा राज्यसभा में, मैंने 11 दिसंबर को मनमोहन सिंह बैठे हुए थे सामने, मैंने उनकी
18 दिसंबर 2003 में दिया गया भाषण उनके सामने कोट किया और मैंने कहा आपने अडवाणी जी जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, उनके सामने आपने गुजारिश की थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। 2004 से लेकर 2014 तक तुम व्यवस्था नहीं कर सके, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा जिन्होंने उनकी व्यवस्था की है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं असम की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस से बचिए। इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये दिखाते कुछ हैं और खाते कुछ हैं। और याद रखिए, मां भारती की सेवा करने वाला पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और नेता है तो नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है जो देश को आगे ले जाएंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमारे यहां नेताओं की श्रृंखला है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी। आप बताइए, यहां जितनी सड़कें बनी हैं सब में नितिन गडकरी जी का योगदान है कि नहीं है? आपको मालूम है 2004 से लेकर 2014 तक एक भी फौज का इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया। एक भी फौज का इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया। मोदी जी बने, OROP लग गया, 1 रैंक 1 पेंशन। 20,000 करोड़ रुपए फौजियों के खजाने में, फौजियों के खाते में पहुंचा दिए गए। एक भी केस पेंडिंग नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार है, जो हमको समझना चाहिए। आज राफेल खरीदे जा रहे हैं, अपेचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं, 7 सबमरीन खरीदी जा रही है, 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे गए हैं। और अब भारत एक्सपोर्ट करने लग गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट ले ही नहीं रहा है, दूसरे देशों को भी दे रहा है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी हुई है। तेजस 78 तेजस जो सारे MiG-21 को बदल डालेगा, यह काम डिफेंस के उसमें हुआ है। हमारे नेताओं ने, आज हमारे रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। नितिन जी सड़कों पर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने भारत को एक मजबूत गृह मंत्री के रूप में देश को खड़ा किया है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। आज NIA आज देश में कोई घटना घट जाए और कोई विदेश भाग जाए तो उसको वापस लाकर उसको दंडित किया जाएगा। यह कानून बना दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग बहुत दूर से और देर से आए हैं। मुझे बताया गया कि रात भर चल करके आए हैं। लेकिन हां, मैं असम की जनता को यह बताना चाहता हूं कि विकास आपने देखा तो जब सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार आई तब आपने विकास देखा है। इसको आपको समझ लेना चाहिए। मैं आज एयरपोर्ट से आ रहा था, मैंने सड़क की तस्वीर देखी। मैं असम कई बार आया हूं और कई बार मैंने सड़कों पे हिचकोले खाते हैं हुए अपने आप को देखा है। और आज जब मैं आया तो सड़कों की दशा देख करके मन, तबियत खुश हो गई। ये मैं कहना चाहता हूं। आज इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड पर असम और गुवाहाटी दिख रहा है। आज से 5 साल पहले जब मैं असम में 7 साल पहले लैंड होता था तो 4 एरोप्लेन्स आती थी सुबह और 4 जाती थी शाम को। आज जब मैं उतरा तो मैं गिनने लगा। एक एरोप्लेन रनवे पर था, एक रनवे से उड़ने के लिए तैयार था और 8 लाइन से खड़े एरोप्लेन खड़े थे। कौन जा रहा है इसमें, कौन आ रहा है? भारत का आम नागरिक आज हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंच गया है। यह हमको समझना चाहिए। यह हमारी विकास हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। और यही मोदी जी की इच्छा थी कि आम आदमी हवाई जहाज से चले। और ये 8 अगर जहाज खड़े हैं तो 8 जहाज में बैठने वाले यात्री भी तैयार हैं। और यात्री अगर तैयार हैं तो ये हमारा सपना हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सेवा का इस्तेमाल करेगा। इसको साकार करके हम दिखा रहे हैं। इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। मजबूत देश बढ़ रहा है आगे और असम पीछे नहीं है। और असम की संस्कृति को बचाते हुए असम को आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी है, जिसको हम पूरा करेंगे। आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। आप बताइए, यहां बरौनी से पाइपलाइन आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां से पाइपलाइन उधर वहां को जा रही है कि नहीं जा रही है?
ये पाइपलाइंस ये पहले क्यों नहीं तैयार हुए? किसने रोका था? किसने कहा था कि बरौनी से असम तक पाइपलाइन नहीं आए? आज रिफाइनरी पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको एक ही बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे सर्बानंद जी ने, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, रंजीत जी ने आपके सामने असम की वृहद तस्वीर रखी है। उन्होंने आपको बताया है कि किस तरीके से विकास हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में असम की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि असम का विकास, असम की सुरक्षा, असम की संस्कृति की सुरक्षा, असम को आगे बढ़ाने का काम, इसको करने में सबसे आगे रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। सबसे आगे रहेगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी, और सबसे आगे अगर बढ़ेगा तो वो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार करेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप बताइए, कभी भी मोदी जी के आने के बाद केंद्र से फंड आने में कोई कमी रही है? कोई फंड में कमी रही है? आपको मालूम है ना, हम स्वास्थ्य मंत्री थे और मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद मिला। असम को, गुवाहाटी को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? और जब वो मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो उसमें 300 करोड़ रुपए और लगे, क्योंकि उसकी जमीन नीचे थी, तो वो भी देने की बात हुई। मोदी जी ने कहा कोई चिंता मत करो, वो भी दे दो, लेकिन असम में एम्स खोल करके दिखाओ। ये बात आपको बताना चाहता हूं। आप बताइए, आपको 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स दिए कि नहीं दिए? आप बताइए, आपको 4 मेडिकल कॉलेज दिए कि नहीं दिए? इसलिए केंद्र का पूरा आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को धरती पर उतारने का काम सर्बानंद सोनोवाल जी ने, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, रंजीत जी ने, सबने ले रखा है। और एक बात याद रखना, सत्ता वहीं टिकती है जहां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का आदर हो। समझे आप? सत्ता वहीं टिकती है जहां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का आदर हो। इन लोगों ने तो पूरा आदर रखा है। असम की जनता उसको संभाल के रख ले, असम का विकास ही विकास होगा। ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने इतनी देर मेरा इंतजार किया, रास्ते में मैं कहीं जाम में रह गया, देर से पहुंचा, उसके लिए क्षमा, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर बिहू पर्व आने वाला है, मेरी ओर से बिहू पर्व की आपको शुभेच्छा। आप सब लोग आगे बढ़े। जय आई असम, जय आई असम, जय आई असम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम कार्यक्रम के समापन की ओर जा रहे हैं।